स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब सोने का भाव $4100 के नीचे भी वहां पर पहुंच चुका है। क्या कुछ होने वाला है सोने चांदी में? क्या सोने के भाव में और गिरावट आएगी? क्या चांदी 2 लाख तक भी जा सकती है? बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे क्या गिरावट रहेगी या वापस से तेजी का माहौल बनेगा। कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी नमस्ते, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो मैम, कहाँ से कहाँ आ गए? कहाँ $4500-4600 में घूम रहे थे और कहाँ अब $4100 या उससे नीचे इसके आसपास पहुंच चुके हैं? क्या असेसमेंट रहा? चांदी में भी काफी गिरावट देखी गई गोल्ड के साथ मैम। काफी लंबा कंसोलिडेशन था वीरेंद्र जी, और जितनी तेजी से यहाँ पे हम लोगों ने 26 में आता हुआ देखा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इवेंट्स थे वो इस तरीके से टर्न अप हुए कि प्रेशर जो है वो बनता हुआ देखा। और यहाँ पे 2026 माना जाएगा, 25 माना गया था गोल्ड और सिल्वर के लिए। 26 हम मान सकते हैं कि कैश इज द किंग वाली बात है। यहाँ पे जो भी एसेट क्लास है जो प्रॉफिटेबल था वहां से पैसा निकला और लोग कैश को प्रेफर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि केविन वॉश का आना है यहाँ पे, और एक इंटरेस्ट रेट हाइक की बात और ये वॉर का प्रोलॉन्ग होना, ये एक बहुत बड़ा मतलब कि एक संकेत हो गया 4100 से लेके $4000 तक के लिए। काफी दिनों तक 4500 के लेवल को यहाँ पे होल्ड करके रखा था गोल्ड ने, और सिल्वर ने भी लगभग आप समझिए जो $72 $74 को होल्ड किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद और ऊपर से नॉन फार्म पेरोल बढ़िया आना, एक ट्रिगर की जरूरत थी मार्केट को, वो ट्रिगर मिला नॉन फार्म पेरोल से और डॉलर का ऊपर जाना, और वहां से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि वहां से भी $400-500 की गिरावट हम लोगों ने अब देखी है। अगर आप याद करिए तो 5600 से हम 5100 पे रुके थे, 5100 से हम 4300-4600 पे रुके, और अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4100 से 4000 तक हम यहाँ पे एक मूवमेंट जो है कंसोलिडेशन बनता हुआ देख सकते हैं। भले ही वो साइकोलॉजिकली यहाँ पे तोड़ता हुआ नजर आए, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे थोड़ा सा नीचे अब एक नया हमारा कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिख सकता है। मैम, जब भी सोना हो चाहे चांदी हो, एकदम से गिरता है, मतलब 10 दिन के स्पैन में गिरता है या 10 दिन के स्पैन में चढ़ता है, दोनों साइड का मूव अगर बहुत तेजी से दिखाता है, इस चीज को कितना ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें 10 दिन में 500 $550 गोल्ड नीचे आ चुका है पिछले, अगर हम 10 दिन में सेम चीज हम लोगों ने देखी थी जनवरी फरवरी में, जब एक साथ 10-15% $500 $700 $800 की वहां पर तेजी देखी गई थी। यहाँ गिरावट देखी जा रही है, वहां तेजी देखी गई थी। वीरेंद्र जी, एसेट क्लास कोई भी हो, इंटेंसिटी गिरने की हमेशा ज्यादा होती है। अगर अगर हम देखें अभी हांगकांग का ही स्टॉक मार्केट देखें, साउथ कोरिया का देखें, कॉस्पी देखें, तो लगातार यहाँ पे मार्केट बढ़ी थी और 2 दिनों में हम लोगों ने 8 से 11% तक का जो फॉल है वो आता हुआ दिखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जो इंटेंसिटी होती है फॉल की वो ज्यादा होती है, वहां पे मार्जिन कॉल्स भी आते हैं, जो हमारा एल्गो ट्रेड होता है उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है, और ऑटोमेटेड ट्रेड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो फॉल है वो इंटेंसिफाई होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ये जो फॉल है इंटेंसिटी हाई रही है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो जनवरी में हम लोगों ने एक फॉल देखा था वो फॉल हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं सही हूं तो ये गोल्ड का चौथा बड़ा फॉल है, और सिल्वर में मतलब सिल्वर में चौथा बड़ा फॉल है, और गोल्ड में ये तीसरा बड़ा फॉल हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अब ये कंसोलिडेशन जोन में फंसता हुआ नजर आएगा। तो क्या रहेगी मैम गोल्ड में? क्या अनुमान है आपका गोल्ड को लेकर, गोल्ड के भाव को लेकर फिलहाल? मुझे वीरेंद्र जी, भाव को लेके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बारी 3950 3950 से लेके 4100 एक आपको कंसोलिडेशन जोन रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। अपना बाजार जो है, अपना बाजार थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये हम सबको पता है। तो क्योंकि रुपी फैक्टर भी यहाँ पे है, कस्टम ड्यूटी का फैक्टर है, रिस्ट्रिक्शंस का फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे 1,38,000 40,000 का मैक्सिमम फॉल आता हुआ देख रही हूँ। मुझे लग रहा है भाव वहां से संभलता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि 1 लाख लग रहा है तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे 1 लाख यहाँ पे नहीं लग रहा है। दूसरी चीज अभी ये है कि ये जो आपको फॉल आ रहा है वीरेंद्र जी, ये कई लोग इस फॉल का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव फिजिकल और ETF बाइंग जो है
वो दिखाई दे सकती है और 1 से 2 महीने बाद ये डब्ल्यूजीसी के डेटा में रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। मैम आपने ईटीएफ की बात की, मैं अभी पिछले समय डेटा एनालिसिस कर रहा था, ईटीएफ, बॉन्ड यील्ड, ये सब, और इवन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी एक रिपोर्ट आई, सुकी कूपर जो उनकी कमोडिटी हेड ऑफ कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सो उनका ये मानना था कि ये जो ईटीएफ वाले जो निवेशक हैं वो जो है वहां पर उनका नुकसान, क्योंकि उन्होंने 4400-4500 डॉलर में जिन्होंने खरीदा, अब वहां पर 4100 डॉलर आ गया है, तो वो पैनिक में आके वो भी वहां पर सेल कर सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है, नंबर वन। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के संकेत की वजह से बॉन्ड यील्ड में ज्यादा वहां पर बढ़त देखी जा रही, 4.5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड निकल गई। तो पैसा गोल्ड से निकल कर, ईटीएफ से निकल कर कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, और ये भी एक कारण देखा जा रहा है गिरावट का। ये बहुत बड़ा कारण है वीरेंद्र जी। जब इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है, जो कि अक्टूबर में हम देखते हैं, अमूमन वहाँ पे परसेंटेज जो है वो डिफाइन किया जाता है। उससे सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि अगर कोई भी क्लास में बहुत ज्यादा अगर रिटर्न आ गया हुआ है तो वहां से वो एलोकेशन को कम करते हैं और फिर दूसरे एसेट क्लास में लगाते हैं, जो कि उन्हें अच्छा भी लगता है और लगता है आने वाले समय में उसमें रिटर्न भी है, और वहां पे उनको लगता है कि रिटर्न यहाँ पे हायर साइड होंगे। और गोल्ड सिल्वर में ओवर हिटेड रैली थी, अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से गोल्ड यहाँ पे बढ़ रहा था। अगर सिल्वर की बात करें तो 3 साल से लगातार एनुअल हम लोगों ने हाइक आता हुआ देखा था, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रैली ओवर हिटेड थी, अब यहाँ से पैसा गया है तो वो बॉन्ड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और यहाँ पे वीरेंद्र जी मैं ऐड करना चाहूंगी, अपना 16-17 जापान में जो मीटिंग है, यहाँ पे अगर एक इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है 25 बेसिस पॉइंट का, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा जिसमें मुझे लग रहा है कि उसका थोड़ा सा प्रेशर जो है गोल्ड के प्राइसेस पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे पास अभी जो हुआ सो हुआ, वो इम्पैक्ट तो हमें आया ही कि बॉन्ड में मतलब कि ये मतलब बढ़ा है और वहां पे पैसा गया है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो वहां पे भी कुछ पैसा शिफ्ट हो सकता है, तभी ये भी एक कारण है कि गोल्ड और सिल्वर एक दबाव में दिख रहा है। मैम कुछ लोग वहां पर सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि मोदी जी को तो पहले ही पता था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि गोल्ड सिल्वर अभी मत खरीदो। जिन लोगों ने उनका विरोध करते हुए उस समय लगातार 2 दिन तक खरीदारी की थी, वो तो काफी घाटे में चले गए, और जिन लोगों ने मोदी जी की बात मानी, आज गोल्ड और सिल्वर देखिए, सिल्वर 30 से 35 हजार तब से उन्होंने बोला है तब से गिर चुका है, और गोल्ड 10 से 12 हजार रुपए गिर चुका है। अपने पास तो मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी एक और यहाँ पे जो हथियार आप बोल सकते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी मोदी जी ने यहाँ पे मना किया है, प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, कभी ना कभी वॉर खत्म हो ना हो, यूएस रशिया यूक्रेन चल ही रहा है ना, ऑल्टरनेटिव रूट्स आएंगे, यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे आ ही चुका है और भी नीचे यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक तो कम है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में जिस समय कस्टम ड्यूटी कम होगी उस समय एक बोनस फैक्टर मिलेगा अपने इंडियन मार्केट को। ये एक ट्रम्प कार्ड अभी इंडिया के पास है जो कि प्राइसेस को और नीचे ला सकता है, लेकिन उसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि साल भर यहाँ पे नहीं खरीदने के लिए, वो नेशनल इंटरेस्ट में सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन प्राइसेस अगर यहाँ पे नीचे की तरफ, क्योंकि क्राइसिस है, प्राइसेस प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक दबाव जो है सारे एसेट क्लास में है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग कैश मार्केट की तरफ यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और गोल्ड का एक नया कॉम्पिटिटर भी है वीरेंद्र जी, वो एआई है। इतने रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पे, हम बॉन्ड में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अगर 2026 जो है ये एआई का मतलब साल रहा है, मतलब 2 साल से हम लोगों ने इसमें बूम आता हुआ देखा, और हमें पता है कि कंसंट्रेशन 2 से 3 स्टॉक्स में ही है। यहाँ पे यूएस मार्केट की भी बात करें तो वहां पे भी एक मेजर पैसा जा रहा है, तो अट्रैक्शन जो कि 60-70% रिटर्न यहाँ पे गोल्ड ने दिया था, अब वो चीजें लोगों को दिख रही हैं एआई में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से यूएस का बाजार बढ़ा, आपको साउथ कोरिया का बाजार बढ़ा, जापान का बाजार बढ़ा, तो जहां जहां एआई था वो बाजार जो है वो बढ़ते हुए चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि रोटेट हो रहा है पैसा। चांदी कैसे देख रही है मैम? चांदी में भी अच्छी खासी वहां पर गिरावट देखी जा रही है। अगर मैं भारतीय बाजार की बात करूं तो फिलहाल चांदी का भाव जो है अच्छे खासे लेवल से वहां पर नीचे आ चुका है। आपको क्या लग रहा है कि चांदी का भाव जो है नीचे में और कितना वहां पर जा सकता है? क्योंकि अगर हम देखें फिलहाल प्राइसेस 2.35 के आसपास है वहां पर, इवन 2.30 और 2.35 की रेंज में अभी प्राइसेस चल रहे हैं। वीरेंद्र जी एक चीज है, दो लेवल्स बोलना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक तो $60 60.8 एक क्रूशियल सपोर्ट है,
इसको अगर रिस्पेक्ट देती है ये कमोडिटी, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, $67 का। मुझे लग रहा है कि $67 तक फिलहाल रखना चाहिए। वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। $67 के करीब होता है तो मान सकते हैं कि ये वाला जो $61 वाला सपोर्ट को ये कमोडिटी मानेगी। अगर उसको नहीं मानती है और वहां से क्रैश आता है, वहां को भी ब्रीच करता है, तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $57 तक यहाँ पे आप प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ट्रेडर्स भी हैं वो वेट करें, आज से कल तक की बात है। $67, मतलब मुझे लग रहा है कि $65 से भी ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम $67 आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर $61 ब्रीच हो गया ना, तो 58 फिर आने वाले समय में देख सकते हैं। तो ये बात हुई कॉमिक्स की। अपनी बात अलग से करनी पड़ती है क्योंकि चार्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि अपना रुपया फिर से एक बार डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर अपना रुपया अगर मान लीजिए 96.2 आया, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपने मार्केट का फॉल जो है वो कम होगा। अपसाइड में अगर रिवर्सल आता है तो 2,45,000 आता हुआ देख सकते हैं, जबकि डाउनसाइड जो है, कोई भी डाउनसाइड थोड़ा भी, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म में भी लेके चले तो आप 2 लाख बोल रहे थे, मुझे 2,20,000 तक लग रहा है कि फिलहाल चांदी जो है वो गिर के नीचे आ सकती है। मैम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है आज, और कल महंगाई का डेटा भी हमने देखा। यूएस में महंगाई बढ़ी, यूरोप में भी महंगाई बढ़ रही है, चाइना में भी कल डेटा आया था 4 साल के ऊंचे स्तर पर चाइना में भी महंगाई बढ़ गई थी। इवन यूएस में 3 साल के ऊंचे स्तर पर है, यूरोप में भी महंगाई बढ़ रही है। क्या लग रहा है, मार्केट मान के चल रहा है कि शायद रेट हाइक हो सकता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से, और शाम को डेटा भी है पीपीआई का वहां पर। आपको क्या लगता है, ये कोई एक और वहां पर क्लू देगा फेड को? हालांकि फेड में केविन वॉश है और केविन वॉश को नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप में, तो डोनाल्ड ट्रंप का दबाव जो है रेट हाइक पर तो पूरा उनके है। ऊपर रहेगा कि भैया ना करें। पूरा है, लेकिन वो भी पॉवेल की तरह अड़े हुए हैं कि जो करना है मैं अपने उससे करूंगा। ये चीज तो है। मुझे लग रहा है एक चीज आपने देखा होगा वीरेन जी, इससे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाया था, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाया था। तो ये वॉर शुरू हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो चुकी थी, और सबसे पहले चाइना ने बढ़ाया था यहाँ पे। पीबीओसी ने सबसे पहले यहाँ पे बढ़ाया था। तो ये एक जो मतलब प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, और जब ये पॉवेल पे भी दबाव डाल रहे थे तो पॉवेल बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं नजर आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए यहाँ से। अब जब इन्फ्लेशन यहाँ पे 4.2% आता है तो मुझे लग रहा है कि दबाव है यहाँ पे इंक्रीज का, और ये दिसंबर में हो सकता है। 67% के करीब 70% चांसेस बन रहे हैं हाइक के। लेकिन मतलब पेच यहाँ पे ये है वीरेंद्र जी की, जितना भी इन्फ्लेशन आया है उसमें आप 50-60% मान लीजिए कि ये क्रूड इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन है। अगर क्रूड ऑयल किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है और क्रूड यहाँ पे 85 से 80 आ जाता है ना, तो ये जो स्टैंड अभी हो रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक का ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल पे आके मार्केट रह जाएगा। तो इवेंट रिस्क पे डिपेंड कर रहा है अपना इंटरेस्ट रेट हाइक वाला। वॉर प्रोलॉन्ग होगा तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में एक रेट हाइक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट का। अगर नहीं हुआ तो 2026 जो है वो फिलहाल अब अनचेंज वाले ही टेरिटरी में रहेगा। मैम, एक चीज मुझे बताइए, अमेरिका ईरान जैसे वही एक हफ्ते में पूरा उनका, जिसको आप कह सकते हैं, साइकिल चलता है। मंडे से अटैक शुरू होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक चलते हैं, थर्सडे तक और बड़े होते हैं, फिर फ्राइडे से वहां पर सीज फायर की बातें होने लग जाती है। एक साइड से प्रपोजल जाता है, फिर दूसरे साइड से उस पर कुछ बातें होती है, और लोग जो फ्राइडे तक वहां पर इंतजार करते हैं, सैटरडे संडे फिर उन फंस जाते हैं, और मंडे को नई चाल वहां पर सामने देखने को मिलती है। पिछले एक महीने से तो यही चल रहा है, अभी इस वीक भी यही हुआ। अब वहां पर अमेरिका कह रहा है कि हमने हमले रोक दिए हैं, और हालांकि ईरान हमले कर रहा है। किस प्रकार से आप देखती है कि ये युद्ध रुकता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है? ये सीज फायर होगा या नहीं होगा? कब तक ये चलेगा? नंबर 1। नंबर 2, जैसे रशिया यूक्रेन ने गोल्ड के पूरे प्राइस को पलटा था, वैसे ही यूएस ईरान ने वार ने, जैसे हम एक माइलस्टोन देखते हैं ना, तो रशिया यूक्रेन उसमें माइलस्टोन मेंशन करते हैं, तो दूसरा प्राइस को नीचे ले जाने में ये माइलस्टोन है अमेरिका ईरान वॉर। जी वीरेंद्र जी, ये बात आपने सही कहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वॉर रुकना इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे कि क्यों आसान नहीं है? यहाँ तो रशिया और यूक्रेन में, रशिया तो बिल्कुल मतलब वो था, अकेला था, और यूक्रेन में हम कह सकते हैं कि नाटो यूएस सारी चीजें ही थी यहाँ पे। इसके बावजूद हम लोगों ने वॉर को आज चौथे साल में आता हुआ देखा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान और रशिया की,
ईरान और यूएस की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको इजराइल भी है, यहाँ आईआरजीसी भी है, यहाँ पे हिजबुल्ला भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इतना आसान तो मुझे नहीं लग रहा है कि वॉर इतने जल्दी मतलब होगा। हो सकता है कि वॉर जो है 3-4 महीने और मतलब हो जाए। हम जब शुरुआत हुई थी तो काफी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ये तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ये तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चौथा महीना है। मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग वॉर के बारे में ये नहीं कह सकते कि 2 से 3 महीने में भी ये खत्म होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये है कि आपको ऑल्टरनेटिव रूट्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स बन रहे हैं। और एक चिंता की बात यही है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो डिप्लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, और हम आ रहे हैं बिल्कुल अपने पीक डिमांड सीजन में आ रहे हैं। उसका जो ये इम्पैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि वॉर को प्रोलॉन्ग करता हुआ नजर आएगा, तो ये इम्पैक्ट आएगा, क्रूड प्राइसेस हायर साइड पे रहेंगे और सोना चांदी तब तक वहां पे दबाव होगा, और थोड़ा सा जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे देखा जाएगा। मैं आखिर में सोने और चांदी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन से यहाँ पे सपोर्ट हैं बड़े महत्वपूर्ण, वो हमें बता दीजिए, और ऊपर में रेसिस्टेंस, ताकि जो दर्शक है उनको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी दोस्तों को। हाँ, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, और यहाँ पे मैं गोल्ड और सिल्वर और कॉमिक्स और जो अपना एमसीएक्स है दोनों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर इसकी बात हम करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में आपको मेजर अभी 3916 का मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे जो है वो, क्योंकि काफी ज्यादा फॉल आई है, रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि फिलहाल आपको 4285 से लेके 4300 तक का है। अगर रिवर्सल किसी तरीके का आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको कहाँ पे रुकेगा, 4435 पे रुकता हुआ नजर आ सकता है, वही एक लेवल है। तो रेंज बड़ा होगा, नीचे 3916 से लेके अपसाइड में 4435 तक रहेगा। बायस फिलहाल डाउन साइड में है, लेकिन डाउन साइड अब आपको लिमिटेड हो गया है। अपने बाजार की बात करेंगे, अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड लेवल है वो करीब यहाँ पे 1,51,000 का फिलहाल में देखा जा सकता है, और जो सपोर्ट साइड है वो मुझे 1,42,000 का, 43,000 का लग रहा है। अपने बाजार में फॉल यहाँ पे लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आईएनआर यहाँ पे डेप्रिशिएट होना मतलब लग रहा है कि संभावना है। सिल्वर में $61 का पहला सपोर्ट है, अगर इसको ब्रीच करता है तो $58 आ सकता है। रिवर्सल कोई भी आता है तो $67 का रिवर्सल आपको आसानी से आता हुआ सिल्वर में दिख सकता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे $70 को मान के चलेंगे। हमारे बाजार में अगर सिल्वर की बात की जाए तो 2,20,000 का एक जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 2,55,000 का हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हुई है। अगर रिवर्सल आएगा तो कम से कम 10,000 12,000 तक का आसानी से आ सकता है। एक सवाल इंस्टाग्राम से आया है मैम, वो मैं लेना चाहूंगा शर्ट्स बर्धन जी का। क्या गोल्ड सिल्वर के भाव फिर से बढ़ेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक मैंने आपसे पहले भी कहा था वीरेंद्र जी, जो ये मई जून जुलाई वाला जो लेवल होता है सीजनलिटी के हिसाब से भी डल होता है, जहां ऑफटेक कम होते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल आया है, अभी आप देखिएगा कि ये जो फॉल आया है ना, तो आपको ज्वेलरी बाइंग भी बढ़ जाएंगी, रिसाइकलिंग कम होगा अब आपको, और आपको अब ईटीएफ बाइंग बढ़ेगी। और इसका जो इम्पैक्ट है, मुझे लग रहा है कि अगर ये वाला, अगर हम आपको जुलाई अगस्त सितंबर वाला यानी कि थर्ड क्वार्टर का डेटा उठाएंगे, तो उसमें आपको इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो हम बात कर रहे थे कि फोर्थ क्वार्टर में बाइंग आएगी, ये करेक्शन आने की वजह से मुझे लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल है सेंट्रल बैंक्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी, ज्वेलर्स के लिए भी, ये इंडस्ट्री के लिए, जहां पे सिल्वर के प्राइसेस हायर साइड होने से वो बोल रहे थे कि सिल्वर इतना हायर हो गया है कि डिमांड डिस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी के यूजेस के साथ साथ सिल्वर का डाउन आना इसके फिजिकल डिमांड को यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो इन लॉन्ग टर्म आप कहेंगे तो ये जो प्राइस करेक्शन है ये फिजिकल डिमांड को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और इसका रिफ्लेक्शन आएगा आपको थर्ड क्वार्टर के डेटा में। तो मेरे ख्याल से थर्ड क्वार्टर में एंड तक आपको प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैम एक चीज मुझे बताइए, अभी तो गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो और भाव भी नीचे जा रहे हैं वहां पर, अगर बाइंग आती है तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे गोल्ड सिल्वर पे? ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये प्राइस लो होने के बाद तो और भी ज्यादा है यहाँ पे वीरेंद्र जी, क्योंकि 3 चीजें हम एक साथ देख रहे थे। तो रेस्ट्रिक्शंस हमारा बढ़ गया था, कस्टम ड्यूटी हमारा बढ़ गया,
हमारा रुपया यहाँ पे मतलब कि लगातार डिप्रिशिएट हुआ था। तो 3 फैक्टर्स को ये मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कि झेल पाएगा। और अभी जो हम डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे-जैसे ये अगर आप बोलते कि प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर ये 4500 के करीब, तो मैं बोलती कि हल्का प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन जब आप 4000 पे मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि जो लोग अब यहाँ पे हाथ खड़े कर चुके थे कि गोल्ड हमारे बस का नहीं है, सिल्वर हमारे बस का नहीं है, अब वो दोबारा सोचेंगे कि ये प्राइसेस आ गई है, ले लो। जिनके यहाँ 2 साल बाद भी घर में शादी होगी ना, वो भी यहाँ पे कुछ बना के रख लेंगे। तो हमने मुझे लग रहा है कि ये 4000 का जो लेवल है ना, फिजिकल बाइंग को जैसे ही बढ़ाएगा ना, तो ये प्रीमियम अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये आपको मतलब हम धनतेरस दिवाली तक आते आते ये प्रीमियम को देख सकते हो। और जैसे ही एमसीएक्स डाउन जा रहा है, ये प्रीमियम अपने आप कम होता हुआ दिख ही रहा है। जी वंदना जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, अभी मतलब सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत एक्सट्रीम साइड में आप लोग ना जाएं कि अभी 2000 आ जाएगा या 3000 आ जाएगा। बिल्कुल लॉजिकली आप लोग ट्रेड करें। मेरी अपनी कोई ट्रेड नहीं होती है इन कमोडिटीज में, लेकिन मैं सिंसियर रिसर्च में हूं, तो मेरी एडवाइस पे क्लाइंट की पोजीशंस जो है वो हो सकती हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में हैं तो प्लीज विदाउट स्टॉप लॉस इस मार्केट में ट्रेड ना करें, और कोशिश करें सैटरडे संडे पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। सैटरडे संडे आराम करें, और हमारे इधर मालवा में तो दाल बाटी खाएं सैटरडे संडे के दिन। और सर दूसरे वीकेंड वीडियो से, बहुत वोलेटाइल होता है, ट्रम्प क्या बोलेंगे पता नहीं चलता है। तो वीडियो सिर्फ हमने जानकारी के पर्पज से बनाए। न्यूज पर ध्यान रखिए, एनालिसिस जो बताया उन पर ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच वंदना जी।